अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एंट्री टेस्ट के लिए केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट लिस्टिंग को डिस्कस करेंगे और मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली कम वक्त में अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्यों यूज़ किया जाता है? किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी फाइंड करने के लिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नीचे 3-4 आपको ऑप्शंस दे दी जाए तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि इज साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक, कि क्या साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक है। तो आप इसे किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, आपने सिर्फ दो कंडीशंस को माइंड में रखना है कि अगर तो नंबर ऑफ डी लोकलाइज यानी पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में 2 है, 6 है, 10 है, यानी 4 के डिफरेंस हैं। 2 के बाद 4 का डिफरेंस 6, 10 है, 14 है, 18 है। पहली कंडीशन ये, तो वो एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे हम साइक्लोप्रोपीन में देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड है हमारे पास, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, इसने सिर्फ कंडीशन 1 को फुलफिल किया है। हमारे पास 2 कंडीशंस है, एक तो उसके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। दूसरी कंडीशन के सब कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, यानी हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। अब आप साइक्लोप्रोपीन के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि नीचे वाले 2 कार्बन बॉटम वाले दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जो टॉप वाला कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि उसने कोई भी डबल बॉन्ड नहीं भी बनाया, वो उसके 4 सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। इसमें फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, यानी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके तमाम कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट एक और शेप मैंने आपको दी हुई है, इसमें आप देखें आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 4 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ? आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं होगा। हालांकि इसमें देखें तमाम कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब ने डबल बॉन्डिंग की हुई है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे कि आप बेंजीन में देखते हैं कि उसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसके तमाम कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो वो एरोमेटिक होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया क्लियर हक्कल्स रूल का। अब मूव करते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट आपके पास है कि अगर आपको कंबशन रिएक्शन दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि अगर आप ब्यूटेन की कंबशन होगी तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कितने मोल्स ऑफ वाटर जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा, तो आप बजाय इसके कि आप रिएक्शन लिखें, कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना स्टार्ट करें, आपके पास एक शॉर्टकट होना चाहिए जिससे आप इजीली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है फाइंड कर लें। अब इसके लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होंगे n के, यानी कि जो कंपाउंड आपका कंबशन कर रहा है, जैसे C5H12 है, जितने इसके अंदर कार्बन एटम होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। जैसे इसमें 5 कार्बन है तो ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए आपने n+1 कर देना है, यानी इसके अंदर 5 कार्बन है तो 5+1 ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएगा। ये आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 n और वाटर के लिए n+1 कर देंगे, तो आपके पास इजीली आप विद इन अ सेकेंड इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आ जाती है हमारे पास कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक कंपाउंड है जैसे पेंटेन है, इसकी कंबशन के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि एक कंपाउंड की कंप्लीट कंबशन के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर हैं, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इसके लिए आपके पास एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि अल्केन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए। अल्केन के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3n+1/2। जैसे आपके पास मैंने मीथेन की एग्जांपल दी कि मीथेन के अंदर आपके पास एक कार्बन होता है, यानी n की वैल्यू क्या होती है 1, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3 × 1 + 1 फॉर्मूले का डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाता है 4/2 यानी 2।
इसका मतलब है कि जब मीथेन की कंबशन होगी तो हमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे। इसी तरह अल्कीन्स के लिए आप 3n/2 फार्मूला यूज़ करेंगे और अल्काइंस के लिए आप 3n-1/2 फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये ट्रिक्स लाजमी अपने फिंगर टिप्स पे रखिएगा ताकि आप विद इन सेकेंड्स बहुत कम वक्त में ईजीली आप अपने MCQs को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स की तरफ कि नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे। ये क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है वो एक लिमिटेड है, उसमें आपसे बहुत ज़्यादा हायर कंपाउंड्स के नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स नहीं पूछेगा। सिर्फ बेसिक कुछ पहले 5-6 कंपाउंड हैं जिनके नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स आपको पता होना चाहिए। वो चाहे तो आप ये टेबल याद कर लें, चाहे तो ये फार्मूला याद कर लें जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला आता है 2⁻n-4 + 1, लेकिन याद रहे ये फार्मूला सिर्फ ऑक्टेन तक अप्लाई होता है, ऑक्टेन के बाद ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन की। पेंटेन में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने होते हैं 5, 2⁵ -4 + 1 आ गया, 5 - 4 1, 2⁻1 2 आ गया +1, 2 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, यानी इसके जो नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स हैं वो 3 होंगे। इसी तरह आप बाकी कंपाउंड्स के भी इसी फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये टेबल याद कर लें कोई 5-6 कंपाउंड इनमें जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो मैंने इस टेबल में लिख दी है कि ब्यूटेन के 2 होते हैं, हेक्सेन के 5, नोनेन डिकेन तक मैंने आपको लिख दी है। आप इन्हें मेमोराइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि अल्केन सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो करती है। अल्केन में आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगी, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगी, सिर्फ अल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल एंड अल्कीन, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी इनके आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो हम उसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों कंपाउंड ना पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ना मेटामेरिज्म। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप ही ऐसा है कि इनके टर्मिनल एंड पे आप इसके फंक्शनल ग्रुप को मूव नहीं करवा सकते। एल्डिहाइड को का भी आपको पता है कि इसके टर्मिनल एंड पे C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यही होता है कि C डबल बॉन्ड और OH होना चाहिए कि एक उसकी इनके जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन फिक्स होती है, इसलिए ना ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ना ये मेटामेरिज्म शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीटोन। कीटोन आपके पास मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, आप उसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी कहीं भी चेंज करवा सकते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी वो शो करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि ब्यूटानोन जो है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है ईथर्स। ईथर्स हमारे पास मेटामेरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये मैंने एक टेबल बना दी है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन का कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इनके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है। आप इसे मेमोराइज कर लें इस टेबल को, ये एक शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट है ताकि आप इजीली अपना MCQs जो है उसको अटेम्प्ट कर सकें। बेंजीन के अंदर आप बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास 1.397 एंगस्ट्रम है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास है वो 1.09 एंगस्ट्रम है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियर। बच्चों ने सिर्फ एक चीज़ को माइंड में रखा होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है, और जब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपको आ जाते हैं ऑप्शंस में तब हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका आपके पास सिंपल आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपके सेंट्रल एटम, जैसे आपके पास NH3 है, इसका सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, अगर तो सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। न्यूक्लियोफाइल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इसे न्यूक्लियस लविंग स्पीशी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपके पास लेविस एसिड होता है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास लेविस बेस होती है।
अब आप देखेंगे H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, मैंने आपको एग्जांपल दी है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप इजीली बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन साथ ही में कंपाउंड दिए हुए हैं BF3, SO3, CO2। अब पहले आप CO2 को देखें। CO2, इसमें जो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपनी बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, इसने 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यानी इसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंज्यूम हो चुके हुए हैं बॉन्डिंग में। अब इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब इसके पास लोन पेयर नहीं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग न्यूक्लियोफाइल में एग्जाम्पल देखते हैं अमोनिया की, NH3। आपको पता है नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज कर दिए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जब अब इसके पास लोन पेयर है तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जिसके पास लोन पेयर है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके पास नहीं है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अगर आपके पास चार्ज दिया हुआ है, फिर आप चार्ज से इजीली बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि आपको बाजू का MCQs ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बैड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये वो। तो आप इसको किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये कैसे आप फाइंड करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी साइज के और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड होती है और बेसिसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड, यानी जो बेस अच्छी होगी, जो अच्छी बेसिस होंगी वो बैड न्यूक्लियोफाइल होंगी। जैसे HI और HBr का आप कंपैरिजन करें कि इनमें से HI अच्छा एसिड है और HBr अच्छी बेस है, यानी जो अच्छी बेस है यानी ब्रोमाइड वाली, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, जबकि आयोडाइड जो वीक बेस है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि आयोडाइड की ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी ब्रोमाइड से। उसके बाद हमारे पास है NH2 नेगेटिव और H2O। इसमें NH2 नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, क्यों, चार्ज बेसिस पे। NH2 के ऊपर हमारे पास -1 चार्ज है, जबकि H2O हमारे पास न्यूट्रल है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि NH2 नेगेटिव ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बारे में भी आपसे MCQs पूछा जाता है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, वीक बेसिस जो होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि वीक बेसिस अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसी तरह वीक बेसिस जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं। अब यहाँ पे भी सेम एग्जांपल कि HI हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस हमारे पास वीक होगी, बेस जब वीक होगी तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब आपकी बुक से ही मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर दिए हैं कि गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, HSO4, वाटर, ये गुड लिविंग ग्रुप है। इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास आयोडाइड है, क्योंकि ये अच्छा एसिड है। उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, उसके बाद हमारे पास HSO4 नेगेटिव है, उसके बाद जो न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं वो H2O है। उसके बाद मैंने कुछ पुअर लिविंग ग्रुप्स की भी आपको एग्जांपल दे दी हुई है, C6H5O नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं। आपकी बुक में भी मेंशन है, तो बेहतर है कि आप इनको मेमोराइज करेंगे, गुड लिविंग ग्रुप आपके पास कौन सा है और पुअर लिविंग ग्रुप आपके पास कौन सा है। और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है और कौन सा बुरा लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, सिस आइसोमरिज्म एंड ट्रांस आइसोमरिज्म। इसमें हमारे पास MCQs आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस आइसोमर, कि सिस आइसोमर की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपने ये टेबल याद कर लेना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सिस आइसोमर्स आपके पास अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इनके अंदर पोलैरिटी होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि वो पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट इनकी सिमेट्री पे डिपेंड करता है। जो पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो आप इस टेबल को भी अच्छी तरह मेमोराइज करें ताकि MCQ सॉल्व करने में आसानी दे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेट्ज़ेफ रूल। अब ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इसका नेम ऐसा हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपके पास
लेकिन आपके पास टेस्ट में एमसीक्यू जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि टू ब्यूटानॉल की जब आप लोग डिहाइड्रेशन करवाएं तो बनने वाली मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी। अब आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं कि इस रिएक्शन से 1 ब्यूटीन भी बनती है और 2 ब्यूटीन भी बनती है। जब आपको ये दोनों नाम जो हैं, दोनों ऑप्शन जो आपके पास 1 ब्यूटीन की भी और 2 ब्यूटीन की भी, तो तब आप कौन सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। और ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं आपके अकेडमीज़ के टेस्ट में भी आते हैं और फाइनल में भी आ सकता है ऐसा एमसीक्यूज़। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि अब 2 ब्यूटानॉल को आप देखें कि यहाँ से आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करना है और एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है, तभी डिहाइड्रेशन होगी। आपको पता है कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो हम लोग बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास 2 बीटा कार्बन हैं। अब दोनों कार्बन में से किस कार्बन से हमने हाइड्रोजन एटम रिमूव करवाना है। अगर हम लोग टर्मिनल एंड वाली से करवाएंगे रिमूव हाइड्रोजन एटम तो हमारे पास 1 ब्यूटीन बनेगा, और अगर लेफ्ट साइड वाली कार्बन से हम लोग रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास 2 ब्यूटीन बनेगा। तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस कार्बन से रिमूव करवाना है। अब सेटजेफ रूल हमें ये कहता है कि एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम डेड बीटा कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो कहता है कि आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवाना है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है वो कम हो। अब आप सी टर्मिनल यानी राइट साइड वाली CH3 और लेफ्ट साइड वाली CH2 में देखें कि हाइड्रोजन एटम कम किसके पास है, CH2 के पास कम है, तो हमने अगला हाइड्रोजन एटम भी इसी से रिमूव करवाना है। जब हम इससे हाइड्रोजन एटम रिमूव कर तो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा CH2 और CH के दरमियान, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी 2 ब्यूटीन। इसके लिए आपका अल्फा और बीटा का कार्बन एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना लाजमी है। वो कार्बन एटम जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होती है उसे हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि OH हमारे पास CH के साथ अटैच है और ये वाली कार्बन हमारे पास क्या क्या कहलाएगी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और इन दोनों कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव करवाना है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम कम होंगे। ये हमारे पास था सेटजेफ रूल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूव करते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल। मार्कोनी-कोव्स रूल आपके सिलेबस में भी डिस्कस है और ये MCQs में भी आपको पूछा जाता है। नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल शो करवाई हुई है प्रोपीन की। इसमें जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करवाएंगे तो आप जानते हैं कि 2 जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं दोनों के पास कैपेसिटी है कि वो एक एटम के साथ अटैच हो सकते हैं। तो अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन किस एटम के साथ जाके अटैच होगा और ब्रोमीन किस एटम के साथ जाके अटैच होगा। अगर तो हमारे पास ब्रोमाइड आइन सेकेंड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर यही ब्रोमाइड आइन फर्स्ट कार्बन के साथ जाके अटैच होगा तो हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, यानी कंपाउंड चेंज हो गए। तो अब हमने ये किस तरह से डिसाइड करना होता है। मार्कोनी-कोव रूल हमें कहता है कि आप जो रिएजेंट आपका जो रिएजेंट है जो आप ऐड करवा रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ का हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। अब रिएजेंट हमारे पास यहाँ पे H भी आ रहा है, इसका नेगेटिव पार्ट ब्रोमाइड आइन। ब्रोमाइड आइन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। वो हमारे पास सेकंड लास्ट जो कार्बन एटम है उसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है जो टर्मिनल एंड पे, उसके बाद 2 हाइड्रोजन एटम है। तो हमारा ये जो ब्रोमाइड होगा ये सेकंड वाली कार्बन के साथ अटैच होगा और हमारी जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो 2 ब्रोमोप्रोपेन होगी। ये था मार्कोनी-कोव्स रूल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बेंजीन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं कि ऑर्थोपैरा, इसके भी आपको एमसीक्यूज आते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो आपके पास ऑर्थोपैरा है, कौन सा मेटा है। अब ऑर्थोपैरा जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप्स होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर तो उस ग्रुप के पास लोन पेयर है, जो ग्रुप है आपके पास, तो वो ऑर्थोपैरा होगा। अगर उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं यानी एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, या जो जैसे NR3 बेंजीन रिंग के साथ अटैच, तो डायरेक्टली अटैच जो सेंट्रल एटम वो नाइट्रोजन होगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ऑर्थोपैरा जो होते हैं वो आपके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं। मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है।
अब इनके एग्जांपल्स में आप देखें, ओ नेगेटिव, इसके ऊपर लॉन पेयर है, ऑर्थो पैरा होगा। NR2 इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, NH2 में भी लोन पेयर होगा। जिस में लोन पेयर होगा ना वो ऑर्थो पैरा होगा। मेटा का आपके पास ये होता है कि अगर इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे आप NO2 को देखें कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के अटैच होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देता है। अब इसमें एक तो आपको सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड शो, कि जनरली अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा आपसे थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दे के पूछा जाता है, लेकिन बात यही होती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर हम लोग HCN को ऐड करें कीटोन के अंदर तो उसकी प्रोडक्ट ये बनेगी, तो ये रिएक्शन की टाइप कौन सी है। तो आपने ये नहीं करने लग जाना कि हम लोग अब रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करें कि वो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कौन अटैक कर रहा था, एडिशन हो रही थी कि सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। आपने जनरल चीज़ याद रखनी है कि अगर कीटोन है तो ऑफकोर्स उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होनी है, चाहे रिएक्शन कोई भी हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको सब कंपाउंड्स का दे दिया है कि अल्केन जो होते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, अल्कीन अल्काइन में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, बेंजीन और फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कंडीशंस होते हैं कि अगर अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता है। इसको आप इस टेबल को अच्छी तरह मेमोराइज करें, आपके बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SN1 और SN2। ये एक शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट है कि SN1 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं, प्राइमरी SN2 देते हैं, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये दोनों रिएक्शन दे सकते हैं। कंडीशंस चेंज करके हम उससे दोनों रिएक्शंस ले सकते हैं। SN1 आपका एसिडिक मीडियम में होता है, SN2 बेसिक मीडियम में होता है। SN1 में आपके पास एक गुड लीविंग ग्रुप रिक्वायर होता है, क्योंकि उसके लीव करने के बाद ही आपकी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। SN2 में अच्छी लीविंग ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। SN1 में हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी 50% इन्वर्जन होती है। SN2 में हमारे पास 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनती है। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह याद करें। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल के रिएक्शंस में पूछा जाता है कि अल्कोहल का जब OH बॉन्ड ब्रेक करता है तो वो एज अ एसिड रिएक्ट करती है या एज अ बेस रिएक्ट करती है। CO बॉन्ड ब्रेक करता है तो किस अल्कोहल की जो है वो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होता है। आप देखेंगे जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होगा। हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होने का मतलब क्या है कि अल्कोहल एज एन एसिड रिएक्ट कर रही है, और एसिडिटी आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड की तब ज़्यादा होती है जब उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाए या उसमें स्टेरिक हिंड्रेस ज़्यादा हो जाए, तो उसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अब आप अब जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेस नहीं होती, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंडरी अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेस यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच हो जाते हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेस क्रिएट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, और इन रिएक्शंस में अल्कोहल एज अ एसिड रिएक्ट करती है। जबकि दूसरी तरफ जब CO बॉन्ड ब्रेक करता है अल्कोहल का, उसमें अल्कोहल एज अ बेस रिएक्ट कर रही होती है, और इसमें टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल की बारी आती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसिडिटी ऑर्डर, कि हमने एसिडिटी ऑर्डर को किस तरह से फाइंड करना होता है। ये सीक्वेंस आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिनोल की, फिर वाटर की, फिर अल्कोहल की, फिर इथाइन और फिर इथीन, और उसके बाद आपके पास इथेन आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एसिडिटी हम लोग किस बेस पे डिटरमिन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होंगे तो एसिडिटी डिक्रीज़ होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अटैच होंगे तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसा आप लोग ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग में पढ़े थे कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो वो एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अब जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। जैसे नीचे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर एथेनोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड में आपको फ़र्क करना पड़े कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो एथेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है वो 2 हैं, और ब्यूटानोइक के अंदर 4 हैं। जितने कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
वो कम होती जाएगी। उसके बाद है नंबर ऑफ़ हैलोजन एटम, जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। हैलोजन हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और तो जितने नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे आपके पास ऑप्शन में दिया हो कि ट्राई क्लोरो ओ एथानोइक एसिड और डाइक क्लोरो एथानोइक एसिड, तो जिसके साथ नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज़्यादा अटैच होंगे, ट्राई यानी 3 हैलोजन एटम अटैच है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डाई वाले से ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि कीटोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है उसके दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी CH3 ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरी साइड पे आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है, तो इसलिए आपकी एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से ज़्यादा होती है। दूसरा एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। जैसे हमने पहले देखा एथेनोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड, तो इनमें अगर एसिडिटी एथेनोइक एसिड की ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी भी एथेनोइक एसिड की ही ज़्यादा होगी, और ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं स्टेरिक हिंड्रेस के। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटानोन और पेंटानोन कीटोन की एग्जांपल दी है कि ब्यूटानोन की जो एसिडिटी है वो पेंटानोन से ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्यूटानोन के अंदर कार्बन एटम कम है, यानी कि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेस कम है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, रिडक्शन। हमारी बुक में जो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट चैप्टर्स में हम रिडक्शन का जिक्र आया हुआ है, तो हमारे पास 2 तरह की रिडक्शन है, एक कंप्लीट रिडक्शन है और एक इनकम्प्लीट रिडक्शन है। कंप्लीट रिडक्शन की हमारी बुक में 3 एग्जांपल्स हैं। एक, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में उसकी रिडक्शन शो करवाई गई, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब अल्केन बनता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड और फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्केन में रिड्यूस हो जाता है, ये कंप्लीट रिडक्शन है। उसके अलावा आपके चैप्टर नंबर 8 में अल्केन्स में जब कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होता है, जिसे आप लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक और Hg और साथ HCl की प्रेजेंस में, तो ये भी कंप्लीट रिडक्शन है। इसके बाद आपके पास एग्जांपल है वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, जिसमें एल्डिहाइड जो है आपका वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं कंप्लीट रिडक्शन की। उसके अलावा इनकम्प्लीट रिडक्शंस के लिए आपके पास सोडियम NaBH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H2 है, PT PD Ni, जिनमें आप डबल बॉन्डेड, ये फर्स्ट वाले तो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े हैं, हाइड्रोजन प्लाटियम और निकल के डबल बॉन्ड के साइड पे अगर आपने हाइड्रोजन एटम को ऐड करवाना है तो उसके लिए कि यूज़ होते हैं। उसके बाद LiAlH4, उसके बाद NaBH4 को भी आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ये रिडक्शंस के लिए भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा जो रिएजेंट है वो कौन सी रिडक्शन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमारे पास MCQs आता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि एल्डिहाइड से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड जो है वो इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं अल्कोहल्स में से, प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथानोल जो होगी वो ये टेस्ट पॉजिटिव देगी, बाकी कोई भी अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल में से बाकी कोई भी कंपाउंड जो है वो इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगा। सेकेंडरी अल्कोहल, जितनी भी सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो सब ये टेस्ट देंगी। उसके अलावा कीटोन के अंदर सिर्फ 2 ऑन्स ये टेस्ट देंगी, यानी 2 पेंटानोन जो है वो टेस्ट पॉजिटिव देगी, 3 पेंटानोन नहीं देगी, यानी 2 ऑन्स जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगी, बाकी नहीं देंगी। ये 3 पॉइंट्स आपने अच्छी तरह याद कर लेने ताकि आप इजीली MCQs को अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट है कि जैसे कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में देखा था कि उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं कि अगर आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन वाला टेस्ट कर रहे हैं तो एल्डिहाइड क्या करेगा, येलो प्रेसिपिटेट्स देगा, कीटोन जो है वो येलो टू रेड प्रेसिपिटेट्स देगा। टॉलिन रिएजेंट में एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देगा, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। ये याद रखिए कि टॉलिन्स टेस्ट जो है ये वाहिद टेस्ट है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे। फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स टेस्ट में आप
ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, किस वजह से? क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से बनते हैं। कीटोन ये वाला रिएक्शन नहीं देते। उसके बाद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, एल्डिहाइड की टेस्ट नहीं देते। कीटोन में वाइन रेड टू ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आपके। इस टेबल को भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीएजेंट्स के बारे में। अब हम लोग लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रीएजेंट्स का होगा कि हमारी पूरी ऑर्गेनिक में कौन कौन से रीएजेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे अल्कोहलिक KOH की, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक बात याद रखिए कि जहाँ पे अल्कोहलिक रिएजेंट यूज़ होगा वहाँ पे इलिमिनेशन होगी, और जहाँ पे एक्वस यूज़ होगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। अब आप याद करें कि आप अल्कोहलिक KOH कहाँ पे यूज़ कर रहे थे। जब आप अल्काइल हैलाइड की अल्कीन में कन्वर्जन करवाते हैं तो आप वहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन होनी होती है। उसके बाद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH आप कहाँ पे यूज़ कर रहे थे? जब आप अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे अल्काइल हैलाइड से, वहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन करवानी थी X की जगह OH की, तो आप इसे वहाँ यूज़ कर रहे थे। इसके एल्डिहाइड का जो कैनिज़ारो रिएक्शन था उसके अंदर भी यही रिएजेंट यूज़ हो रहा था। उसके बाद हमारा थर्ड रिएजेंट है बायर्स रिएजेंट। ये आप कहाँ यूज़ कर रहे थे? अल्काइंस के रिएक्शन में, जब आपने अल्कीन के रिएक्शन में जब आप अल्कीन को डायोल्स में कन्वर्ट करते हैं तब इस रिएजेंट को यूज़ करते हैं। ये रिएजेंट क्या होता है? अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट की KMnO4 को आप लोग बायर्स रिएजेंट कहते हैं। ये यूज़ किस लिए होता है? अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए, क्या किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। उसके अलावा आपके पास था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये आपकी बुक में डिस्कस हुआ है। जब आप फिनोल के रिएक्शन कर रहे हो, फिनोल के रिएक्शन में जब आप उसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये वहाँ पे यूज़ हो। इसके बाद आपके पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अभी आपने ऊपर पढ़ा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा आपके पास फेलिंग्स भी था। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट आपके पास है Cu2Cl2 प्लस NH4OH। ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? अल्काइंस के जो रिएक्शन है उसमें टर्मिनल अल्काइंस को डिटेक्ट करने के लिए आप ये रिएजेंट यूज़ करते हैं, और इस रिएक्शन में आपके पास रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो रिएजेंट है लिंडलार कैटलिस्ट। ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? इस अल्कीन की फॉर्मेशन में रिएजेंट यूज़ हो रहा था। उसके बाद आपके पास है H2SO4 H3PO4। ये आपके पास कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। अल्कोहल को जो आप लोग डिहाइड्रेट करते हैं तो वहाँ पे आप ये रिएजेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा Al2O3 भी वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। ये जो रिएजेंट है आपका ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपने ये रिएजेंट वहाँ पे देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास है निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन हम लोग अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें पर्पल कलर्ड आइंस हमें शो होते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास रिएजेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन में जो आप रिएजेंट यूज़ कर रहे होते हैं ZnHg प्लस HCl। इसमें क्या होता है? कीटोन को आप अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास हाइड्राजीन और KOH वुल्फ किश्नर रिएक्शन में आप यूज़ करते हैं। ये दोनों रिएक्शन आपको याद है, अभी हमने रिडक्शन के अंदर भी डिस्कस किए हैं। इसमें आप एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा सोडियम इन लिक्विड NH3 ये आपके पास कहाँ पे यूज़ होता है? जब आप अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बना रहे होते हैं तब ये रिएजेंट यूज़ होता है। जब आपने अल्काइन से सिस अल्कीन बनानी है तो लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ होगा, और अगर ट्रांस अल्कीन बनानी है तो सोडियम इन लिक्विड NH3 ये आपके पास यूज़ होगा। उसके बाद HI प्लस फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस आपके पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ये भी रिएक्शन अभी आपने रिडक्शन के अंदर डिस्कस किया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं ये वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है V2O5। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है? ये जो है ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। उसके बाद हमारे पास है CH3OH। मेथनॉल हमारे पास कहाँ यूज़ हो रही होती है? ये भी अल्कीन की प्रिपरेशन में, जब आप लोग विजिनल डाइहेलाइड की डिहेलोजिनेशन करवाते हैं वहाँ पे ये रिएक्शन यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे ये रिएजेंट यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है HNO3। ये हमारे पास एज अ रिएजेंट यूज़ हो रहा होता है जब आप अल्केन को नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद हमारे पास है सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास रिएजेंट कहाँ पे यूज़ होता है? जब एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है आपके अल्कीन वाले चैप्टर में।
उसके बाद हमारे पास है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, उसमें 400 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करता है, प्रेशर इसका 100 atm होता है। एल्कीन की पॉलीमराइजेशन होती है, ये रिएजेंट वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, ये कहाँ यूज़ होता है, जब आपके बेंजीन की के चैप्टर में इसकी प्रिपरेशन को स्टडी करते हैं तो जब एसिटिलीन से बेंजीन बनती है ये वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा आपके पास रिएजेंट एक और यूज़ हो रहा है नीचे, Cr2Al2O3 Al2 Cr2Al2O3 प्लस SiO2, ये आपके पास कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ये जब अल्केन बेंजीन में कन्वर्ट हो रही होती है, ये भी बेंजीन की प्रिपरेशन में रिएक्शन है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। उसके बाद वर्ड्सफिटिक रिएक्शन क्या होता है, आप अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस के लिए इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ये रिएजेंट्स बताने का मकसद ये था कि अगर आपसे इन रिएजेंट्स के बारे में पूछ लिया जाएंगे, आप पूछा जाए कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, तो आप इजीली उसको मार्क आउट कर सकें। आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको को प्रोवाइड कर दूं। इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।